अगला सत्र बहुत ही ज़रूरी विषय और बहुत ही ज़रूरी किताब पर आधारित है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक की काव्य आचार्यों पर बातचीत होने जा रही है इसमें, और ये भारतीय काव्य शास्त्र पर किताब डॉक्टर महेंद्र मधुकर की है। मैं डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी से आग्रह करूँगा कि कृपया वो मंच पर आएँ और आपसे मैं राजकोट प्रकाशन समूह के CEO परम श्रद्धेय डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी और सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज अपने गुरु स्थानीय डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी के साथ बात करने का हमें अवसर मिला है। अब हमारे गुरु बहुत कम बच गए हैं और इसलिए मैं आज की शाम को अपने सौभाग्यशाली शामों में शुमार करता हूँ। बड़ी पुरानी उक्ति रही है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो धीमताम है, धीमान है, बुद्धिमान है और जो सुधीजन है जैसे कि आप लोग हैं, उनका विनोद है ये काव्य शास्त्र और उनका वक्त इसी में बीतता है, इसी चर्चा में बीतता है। तो आप विज्ञ सुधीजन हैं और शास्त्र किसी का भी हो, सौंदर्य का ही क्यों न शास्त्र हो, तो उतना सुंदर नहीं होता है शास्त्रीय चर्चा जितना सुंदर होता है अपने आप में। काव्य जितना सुंदर होता है, कोई जरूरी नहीं कि काव्य शास्त्र या उसकी शास्त्रीय चर्चा भी उतनी सुंदर हो। आनंद वर्धन एक बहुत बड़े आचार्य हो चुके, उस काव्य शास्त्र की लगभग 1500 वर्षों की परंपरा में, और आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक नाम की ग्रंथ की रचना की। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पूरी उस काव्य शास्त्रीय परंपरा में सबसे मेधावी जो आचार्य हुए वो अभिनव गुप्त थे। और अभिनव गुप्त ने उस ध्वन्यालोक पर टीका लिखी, जिसको ध्वन्यालोक लोचन कहते हैं। आलोक हो मगर आंख न हो तो कैसे हम आलोक को देखें? तो ध्वनि रूपी आलोक को देखने के लिए लोचन की तरह जो ग्रंथ हो सकता है, उसकी रचना अभिनव गुप्त ने की। अभिनव गुप्त ने उस ध्वन्यालोक लोचन में सहृदय की चर्चा की और संस्कृत काव्य शास्त्र का, जिसे भारतीय काव्य शास्त्र भी कहा जाता है, सहृदय एक लगभग बीज शब्द की तरह एक पूरी तरह से भारतीय अवधारणा है। और इसमें सहृदय की चर्चा करते हुए, उसके गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि काव्य और शास्त्र के अध्ययन से जिनका मन मुकुर करते हैं दर्पण, मेरा मन दर्पण कहलाए, सुना होगा आप लोगों ने। तो काव्य और शास्त्र के अनुशीलन से जिनका मन मुकुर विशद हो गया है, स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, प्रशस्त हो गया, और जिनमें वर्णन किए जा रहे विषय में तन्मय होने की योग्यता हो, जो बात कही जा रही है, जो बात वर्णित हो रही है, उसमें तन्मय होने की योग्यता हो, वे सहृदय कहलाते हैं। और आगे बढ़कर कहा गया कि स्वयं अपने हृदय के साथ संवाद करने की जिनमें सामर्थ्य, वे सहृदय। ये सुनते हुए, देखते हुए लगता है कि कितनी गहराई से हमारे यहाँ इस काव्य शास्त्र के आचार्यों ने विचार किया। काव्य शास्त्रियों में मम्मट हुए हैं और मम्मट का जो काव्य प्रकाश है सर्वाधिक ज्यादा आमतौर पर पढ़ा जाता है। और कश्मीरी थे ब्राह्मण ज्यादातर, बल्कि काव्य शास्त्र से जुड़े हुए जो हमारे आचार्य हैं उनमें लगभग 60% तो कश्मीरी ही होंगे, बाकी दूसरी जगहों के दक्षिणार्थ भी हैं, आंध्र के भी हैं, लेकिन लगभग 50-60% जो आचार्य हुए वो कश्मीरी ही हैं। और
पहले दूसरे दिन ही यहाँ कश्मीर से संबंधित एक पुस्तक की चर्चा हुई थी और पंडितों को लेकर चर्चा हुई थी। कल मैंने आमोद से कहा था कि भाई उसके प्रति हमको दीजिएगा, तो उसके पीछे ये भी कारण था। वो काव्य प्रकाश बहुत चर्चित उनका ग्रंथ हुआ और उसमें ध्वनि एवं रस को उन्होंने काव्य शास्त्र के भीतर बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना और कहा कि किसी बात को बिल्कुल सपाट ढंग से कह देना कविता नहीं। 60 के दौर में ये चर्चा भी चली कि भाई सपाट बयानी कविता नहीं है, और ये हमारे आचार्य बहुत पहले कह गए। और आचार्यों ने ये माना कि जो कविता के बहुत प्रकार के दोष होते हैं, उसमें एक दोष है स्वशब्द वाच्यत्व दोष। मतलब इसका ये होता है कि प्रेम पर कोई कविता हो तो प्रेम शब्द का बार बार उल्लेख यदि हो तो वो कविता अच्छी नहीं मानी जाएगी। मित्रों, जैसे कोई व्यवहारिक जीवन में कहे कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं और वो 24 घंटा में 2-4-5 बार दोहराते, और आजकल ये प्रचलन है आई लव यू। पति पत्नी में भी आजकल सवेरे से लेके रात तक 2-4 बार कहा जाता है तो पता चलता है कि लव यू हो रहा है। लेकिन सच्चा तो प्रेम हाव भाव में होता है। आप कहें नहीं, हम समझें कि आप प्रेम करते हैं। अच्छी कविता भी वो होती है कि प्रेम कविता हो, प्रेम शब्द नहीं, उसके कविता के हाव भाव से पता चले कि आहा कितनी अच्छी प्रेम कविता है। नागार्जुन की कविता मुझको एक याद आ रही है। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी। ये कविता का एक रूप है और एक जन कवि की कविता है। तो किसी बात को ध्वनि तो होना चाहिए, सजेस्टिव जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे, व्यंजित होना चाहिए उसको। इस ध्वनि में मम्मट ने बहुत दिलचस्प तरीके से प्रधान और गौण का विचार किया। और चूंकि आप सब लोग सुधी जन हैं, यहाँ विज्ञ जन हैं, इसलिए मैं उस को यहाँ रख रहा हूँ। और उन्होंने समझाया कि भाई कविता कैसी होनी चाहिए और कविता में ध्वनि का रूप कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा और वो कहा, उसको संस्कृत में कहा जाता है कामनी कुछ कलश न्याय। कामनी कुछ कलश न्याय। कामनी के कुछ इसके स्तन से, जो उसके सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, उसके सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये आचार्यों की पैठ बहुत गहरी थी और बहुत दूर तक देखते जाते समझते थे। तो कहा कि ये जो कविता है उसमें ध्वनि वैसे ही होनी चाहिए। नांद्री पयोधर इव अतितरांग प्रकाशो, न आंध्र की स्त्रियों की तरह बिल्कुल खुला हुआ हो। आंध्र की स्त्रियों की तरह। नो गुर्जरी स्तन इव अतितराम प्रकाशो, न आंध्री पयोधर इव अतितराम प्रकाशो, बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए। न गुर्जरी स्तन इव अतितराम निगूढ़, और न गुर्जरियों की तरह, गुजरात वालों की तरह, गुजरात की युवतियों की तरह वो बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए। न बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, न बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए। अर्थो गिराम अपहितम भेतिश्च कश्चित, थोड़ा ढका होना चाहिए, थोड़ा खुला होना चाहिए। ध्वनि यदि बिल्कुल निगूढ़ रहे तो फिर गुड़ इतना हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा, और बिल्कुल खुला रहेगा तो फिर ध्वनि वो रहे नहीं जाती। तो दोनों होना चाहिए, थोड़ा सा खुला भी हो, थोड़ा ढका भी हो, और ये मरहट्ट बधू की तरह होना चाहिए। मराठा, ये महाराष्ट्रियन बधुओं की तरह होना चाहिए। तो शब्द में अर्थ की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस पर ये शास्त्रियों ने चर्चा की। मैंने केवल एक संक्षिप्त झलक भर देने की आपको कोशिश की। लगभग सन ईस्वी के प्रारंभ के आसपास, भरत मुनि का समय अब तक भी कोई बहुत प्रमाणिक तरीके से बन नहीं सका है,
लेकिन अनुमान है आगे पीछे जो कुछ उस रचना के भीतर है कि लगभग शताब्दी 2 शताब्दी पहले, ईसा से पहले से लेकर शताब्दी 2 शताब्दी बाद तक भरत मुनि का समय माना जाता है। हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि लगभग ईसा ईस्वी सन के आसपास से भरत मुनि का समय माना जा सकता है। उस समय से लेकर लगभग शाहजहां तक, शाहजहां 17वीं शताब्दी में थे, तो 1500-1600 वर्षों तक का रिकॉर्ड कि वो उपलब्ध है। लेकिन भरत के पहले भी वो रहा है, क्योंकि ऐसे रेफरेंस तो ये चर्चा बहुत गहरी हुई। और मैं आपको बताऊं कि विश्व के जो विकसित देश हैं, जहां साहित्य संबंधी बहुत रोज नए नए वाद विकसित होते हैं, उनको दांतों तले उंगली दबानी पड़ रही है कि ऐसा चिंतन वहां सैकड़ों साल पहले हो चुका है, शब्द और अर्थ के बारे में, शब्द शक्ति के बारे में। और मुझको ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि काव्य शास्त्र के अध्ययन अध्यापन को लेकर जैसा गंभीर रुख होना चाहिए हमारा, और जैसी गंभीरता हमारी चाहिए, हम लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, पश्चिम के आलोचकों को उद्धृत करते हुए, उनका नाम देते हुए खुद भी थिरकते महसूस करते हैं और लगता है कि दूसरे भी उस पर थिरकेंगे। लेकिन गलती से भी भूले भटके आजकल आप लोग अपने काव्य शास्त्रियों का संदर्भ शायद ही सुनने में आता होगा। देरिदा आएंगे, फलाएंगे, ठिकाना आएंगे, उन लोगों ने भी शब्द पर बहुत विचार किया है। ये उत्तर संरचना इत्यादि, विखंडनवाद वगैरह, ये सब शब्दों से ही खेला गया है, जो यहाँ पर बहुत पहले हो चुका था। डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी का जन्म 2 जनवरी 1940 को हुआ, और यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। तो मैं चाहूंगा कि आप हम सब लोग खड़े होकर मधुकर जी का स्वागत करें। और मधुकर जी बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, वहाँ अध्यक्ष भी है। जिस पीठ से जुड़े, कभी दिनकर उस पीठ से जुड़े। मैं उनकी इस पुस्तक को उलट पलट करके जब देख रहा था, तो देवेंद्र नाथ शर्मा और नामवर सिंह की चर्चा प्रेरक के रूप में की गई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये ऐसा सेतु है जो हम अब से बहुत पीछे होते हुए उस सेतु से अपने को जुड़ा महसूस करते हैं। नामवर जी का तो मैं सीधा विद्यार्थी रहा हूँ, और देवेंद्र नाथ शर्मा जी से सीधा तो नहीं, लेकिन जब मैं जेएनयू में विद्यार्थी था तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वो विजिटिंग प्रोफेसर बनकर के वहां गए थे और काव्य शास्त्र पढ़ाते थे। तो उन वर्गों में मुझको बैठने का मौका मिला, और उससे भी ज्यादा उनका साहचर्य मुझको तब मिला जब मैं यहाँ नियुक्त होकर के आया। नवल जी बहुत करीब से जुड़े हुए थे शर्मा जी से, और नवल जी से ये बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। तो शर्मा जी आचार्य थे, आचार्य शब्द की पूरी गरिमा के साथ आचार्य थे, पूरी गरिमा के साथ। बहुत काम भी किया, स्वयं बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और अंतिम में तो आखिरी दौर में पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी किताब लिखी। तो शर्मा जी की चर्चा जब देखी और चर्चा देखी हमने नामवर जी की, तो लगा कि ये पुल है जहाँ से हम जुड़ते भी हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको आज मधुकर जी से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। मधुकर जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, और अभी अभी अपना एक उपन्यास भी हमको उन्होंने दिया है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो एक साथ कार्य प्रतिभा भी रखते हैं और भावित्री प्रतिभा रखते हैं। अभी काव्य शास्त्र की चर्चा चल रही, तो ये सब मेरे पास आ रहे हैं, तो जिसको क्रिएटिव पावर कहते हैं और क्रिटिकल फैकल्टी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये दोनों चीजें एक साथ मधुकर जी में दिखाई पड़ती हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेकर
क्योंकि कई एक बार बात करने वाले ज़्यादा बात कर जाते हैं और जिनसे बात होनी है उनको बात करने का मौका वो नहीं देते हैं। तो लेकिन मैंने देखा कि काव्य शास्त्र संबंधी चर्चा है, तो जमीन में इतनी जोत दूं कि फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए वो सहल हो सके और बात को सही दिशा में ले जाया जा सके। मधुकर जी, पूरे आदर के साथ आप पुस्तक से गुजरते हुए ऊपर झापड़ ही से भी ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरह से मैं देख चुका हूँ, लेकिन जो कुछ सवाल मन में आ रहे हैं वो ये कि संस्कृत काव्य शास्त्र को आपने भारतीय काव्य शास्त्र कहा। अपने जो पुस्तक का नाम दिया है वो है भारतीय काव्य शास्त्र, और आमतौर पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में इसको संस्कृत काव्य शास्त्र या संस्कृत पोएटिक्स के रूप में ही दर्ज किया जाता है। तो कोई सोच आपकी रही होगी कि इसको संस्कृत काव्य शास्त्र नहीं कहकर भारतीय काव्य शास्त्र कहा जाए। धन्यवाद। आपका उत्तर देने के पहले मैं सबसे पहले इस सभा कक्ष के में उपस्थित व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं और अपने 3 गुरुजनों को स्मरण करना चाहूंगा 1 मिनट 2 मिनट के अंतराल में। पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। मैंने इस पुस्तक के समर्पण वाले पन्ने पर गुरुत्रय शब्द का प्रयोग किया है। त्वदीयम माने तुम्हें, गुरुत्रय, ये 3 गुरु हैं। जैसे संस्कृत में मुनित्रय कहा जाता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को, वैसे ही मैंने उसी भावधारा में गुरुत्रय शब्द का यहाँ प्रयोग किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, प्रणति भाव से आगे चलता हूँ। भारतीय काव्य शास्त्र, उस प्रश्न पर आने के थोड़ा पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि काव्य शास्त्र की जो दिशा है भारत में, वो उसके मूल में है लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ। यानी काव्य ग्रंथ लिखे गए और कविताओं के आधार पर कुछ नियम बने, वे नियम शास्त्र कहलाए। यानी लक्ष्य ग्रंथ चाहिए, फिर लक्षण ग्रंथ चाहिए, और उन लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र की रचना हुई और वो एक प्रवृत्ति बनती गई कि हम कविता को तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास उसका एक शास्त्र हो, एक विजन हो। दूसरी बात कि काव्य शास्त्र को जानने के पहले हम ये समझें कि संस्कृत का इसमें क्या योगदान। तो आप यह देखिए चमत्कार कि संस्कृत का प्रयोग इसलिए हुआ है, संस्कृत का उपयोग कि 1200 वर्षों तक संस्कृत की कथाएं चलती रही हैं। वही राजा रानी, वही प्रेम, वही रोमांस, और ये 1200 वर्षों तक यह प्रवृत्ति बनी रही। इसीलिए दरबारी प्रवृत्ति जो हुई, दरबारी जो प्रभाव पड़ा है, उससे यह शास्त्र निर्मित हुआ। सामंतवादी प्रवृत्ति आई राजाओं के यहाँ, दरबारियों के यहाँ, और उन सामंतवादी प्रवृत्तियों के कारण गोष्ठी साहित्य का जन्म हुआ। गोष्ठी साहित्य, गोष्ठी किसको कहते हैं? गायों के समूह को, जहाँ झुंड को बांधा जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये संस्कृत के पंडित इतनी रुचि लेते थे आस्वादन में, भोज में वगैरह में, कि उसका प्रयोग आया है। चर्वणा शब्द का प्रयोग किया गया रस शास्त्र में कि रस कैसे प्राप्त होगा, तो चर्वणा से प्राप्त होगा। गाय चबाती है ना, खाने के बाद चर्वणा करती है, चर्वण करती है, वैसे ही ये चर्वणा से ये रस प्राप्त होता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है। और अभी अभी भाई साहब ने जो कहा, तरुणी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और उसमें उसका रस लेकर कहा कि जो ध्वनि है, उस ध्वनि की देन, ध्वनि रसद ध्वनि की देन असली देन है, जहां पहुंच करके सारी जो चिंताएं हैं समाप्त हो जाती हैं, सारे आकुल प्रश्न शांत हो जाते हैं। तो यह रसद ध्वनि क्या है, आप इसको सरल भाषा में समझिए। काव्य शास्त्र गहन है, मगर उसकी गहनता को सरलता से भी समझा जा सकता है। समझिए, वह एक गहन वन की यात्रा है, और मैं आपको अपनी इस थरथराती हुई गलियों को पकड़कर चलने के लिए ले चल रहा हूं आपको, क्योंकि इस गहन वन में अंगुष्ठ ब्रह्म की बात की जाती है उपनिषद में। अंगुष्ठ ब्रह्म के कोई मेले में पुत्र पिता के साथ चल रहा है,
और उसने अपने पिता की कानी उंगली, छोटी उंगली अंगूठा पकड़ लिया तो उसने पूरे पिता को पकड़ लिया। तो एक अंगुली से जैसे पूरे पिता को पकड़ा जाता है, ठीक वैसे ही आप समझें कि मैं आपकी उंगली पकड़कर या आप मेरी उंगली पकड़कर इस गहन वन में, इस अरण्यानी में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो एक ध्वनि है, इस ध्वनि के विषय में शास्त्र में बड़ी गहन चर्चा आई है जो अन्यत्र नहीं मिलेगी आपको, कि कैसे जाना जाए, हम कैसे ध्वनि को पकड़े। तो शास्त्र में एक जगह आया कि एक पुत्र पिता से प्रश्न करता है कि अरुंधति नक्षत्र कहाँ है। तो पिता, अरुंधति नक्षत्र कहीं भी हो सकता है पुत्र के लिए, पृथ्वी पर, आकाश में, पाताल में। तो पिता एक उंगली उठाता है वहां। अब इसका मतलब यह हुआ, ये जो उंगली उठी ऊपर, इसका मतलब पृथ्वी छूट गई, पाताल छूट गया, आकाश में है। अब ये केंद्रित हो गया कि आकाश में वो है अरुंधति नक्षत्र। अब दूसरा प्रश्न होता है कि अरुंधति नक्षत्र आकाश में है, यानी अब सीमा आ गई कि हम सिमट रहे हैं, धीरे धीरे केंद्र में जा रहे हैं। कहाँ है अरुंधति नक्षत्र? तो पिता ने कहा कि वो जो देख रहे हो 7 तारों का समूह, उसमें वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति बगल में बैठी हैं दूसरे के बाद, ये है अरुंधति नक्षत्र। तो ध्वनि ने बहुत समझाया है, ध्वनिकार ने भी समझाया। अभी आचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, सुकुमारता की बात की, सहृदय की बात की। उस सहृदय को आप समझें कि सहृदय शब्द बड़ा प्रिय रहा है आलोचकों को, काव्य शास्त्र के आलोचकों को, हमारे भरत को भी, क्योंकि भरत ने भी सहृदय, सुमनस, पाठक, प्रेक्षक, सामाजिक कई नाम दिए। मूल बात सामाजिकता की, शब्द सामाजिक है, यानी कविता या साहित्य कहीं एक बंद स्थान पर रहने की चीज नहीं है, वो सामूहिक रस को उछालने वाला है। छालित है वो, तो जिससे वो उच्छलित होता है वो आत्मा का ज्वार, वो है साहित्य। और इस तरह से सामाजिक की कल्पना की गई, मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये ध्वनि है जिसको हम व्यंजना कहते हैं, वो व्यंजना शक्ति बड़ी अद्भुत है। आप देखेंगे कि भोजन जब करने के लिए कोई आता है तो क्या करते हैं, चावल है, दाल है और सब्जियां कई बनती हैं। प्राय देखिएगा भारतीय मनोवृत्ति है, ये सब्जियां कई बनाई जाती हैं, 2-3 तरह की, ज्यादा भी 3656 भोग बनते हैं, 3600 व्यंजन बनते हैं। ये उदाहरण ही है, इतने सारे व्यंजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि व्यंजन से भोजन चमक जाता है, वैसे ही व्यंजना से कविता का अर्थ चमक जाता है। व्यंजना से कविता की गहराई में तक पहुंचने में सरलता होती, कम कहा और ज्यादा समझना, यह है व्यंजना। देहात में पहले जमाने में चिट्ठियां लिखते थे लोग, तो यही लिखते थे कि कम कहा और ज्यादा समझना। वो आचार पेश के बाद करते, हाँ वो नहीं करते थे, क्योंकि कई गोपनीय बातें होती थी जिसको वही समझ सकता था। तो कम कहा और ज्यादा समझना, इस दृष्टि से भी व्यंजना का अर्थ लिया जाता था। तो यह व्यंजना बड़ी मूल्यवान वस्तु है। और यहाँ एक खास बात और कि जैसे कि आचार्य जी ने भी एक बात बताई थी कि व्यंजना के साथ साथ आप देखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र की एक विशेषता यह रही है, एक सीमा है कि वो 1200 वर्षों तक एक ही घेरे में घूमता रहा, राजा रानी के घेरे में घूमता रहा, वही कहानियां, वही परिचित बातें। लेकिन एक खास बात और आई उसमें छन कर, और बात क्या थी? वो बात थी कॉमेडी की, जीवनी शक्ति की बात है, कामदी, एक कामदी का उद्भव हुआ भारत में। आप जानते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु ने ट्रेजेडी का सिद्धांत आरोपित किया, लेकिन भारतवर्ष में कॉमेडी क्यों आई? कॉमेडी की प्रधानता क्यों रही, जिसमें नायक नायिका मिल जाते हैं? प्रायः बहुत कम ऐसा विषय होता है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यह विश्वास है यहाँ के समाज में कि इस जन्म में हमें नहीं मिला है बहुत कुछ, तो अगले जन्म में आएगा। जो परलोकवाद है वह जड़ है, वह आधार भूमि है इसकी। इस परलोक की चिंता के कारण हमने कॉमेडी का सृजन किया है, और इस तरह से हमारी कविता का यह दौर आगे बढ़ता है। तो
उस काव्य का प्रभाव उस शास्त्र पर पड़ा है। एक बात और कि मैं आपके प्रश्न पर उसका उत्तर जल्दी दूंगा, जरा सा मन में कुछ बातें आ रही हैं तो साझा कर लूं। वो सारी बातें हम आपसे निकलवा लें और छोटे छोटे जी हाँ, तो ये भारतीय इसको कहे जाने का भारतीय शब्द पर आ जी 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 जी। अब वो देखिए, उसके जो आचार्य रहे, अभी भी बात हुई है कि बहुत सारे उत्तर के रहे, बहुत सारे दक्षिण के रहे, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो एक का विस्तार रहा है, जिसमें ज्यादा उत्तर दक्षिण ऊपर से लेकर नीचे तक जो फैले हुए आचार्य रहे हैं पुराने, देखिए मम्मट, लोल्लट, हाँ, जितने भी नाम है इस तरह के, ये सारे नाम तो कश्मीरी नाम है। उद्भट, रुद्रट वगैरह जितने, उद्भट, रुद्रट, मम्मट, लोल्लट, ये सारे नाम वहीं के। तो अधिकतर विचार मेरे पास 100 वर्ष पुरानी जो पोथियां छपी थी किसी तरह हिंदी की, कश्मीर से, उसकी कुछ प्रतियां भी हैं मेरे पास, तो मैंने देखा था। तो काम हुआ है, खोज हुई है, और खास करके अभिनव गुप्त तो बड़े साधक थे, शैव दर्शन के उपासक साधक, और कहते हैं कि वो वही कहीं जाकर विलुप्त हो गए। अभिनव गुप्त ने आनंद वर्धन की रचना का जो प्रसार किया, लोचन दिया, ये बहुत बड़ी बात थी, और इसके आधार पर ही हम मानते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक बात, क्योंकि देखिए इसके बाद ही आगे चल करके आपको लगेगा कि स्वतंत्रता के समय हमारे गुरुवर नामवर जी कहते थे कि 47 की जो स्वतंत्रता है भारत की, मैं उसको मानता हूँ, और हमारे आदरणीय रामविलास शर्मा जी कहते थे कि मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मानता हूँ। फिर भी इस झगड़े में कौन पड़े, इस पचड़े में ना पड़े। आप यह माने कि अगर 47 की स्वतंत्रता से हम अपनी स्वतंत्रता का आरंभ माने, तो वहां से संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनरुत्थान होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र हमारी नसों में बहने वाले रक्त की तरह है, जो धीरे धीरे नई सरणियों में बहता है। मेरी दूसरी पुस्तक जो काव्य शास्त्र से संबद्ध है, वो स्वीकृत है और शायद जल्दी ही प्रकाशित हो राजकमल के द्वारा। वह है हिंदी का नया काव्य शास्त्र, जिसमें मैंने रामदहिन मिश्र से लेकर, यानी काव्य दर्पण और आलोक वगैरह से लेकर आगे तक चले आइए, नामवर सिंह तक, और उसके बाद भी जो नए लोग हैं, मलयज हैं या अन्य विचारक हैं, महिला विचारक हैं, उन सबों को ले लिया गया। एक लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है उसका, और ये अब राजकमल का दायित्व है कि हिंदी का नया काव्य शास्त्र देकर इस काव्य शास्त्र को परिपूर्ण करें। ये डॉक्टर साहब, ये भारतीय काव्य शास्त्र कहे जाने के औचित्य को आपने सही ढंग से रेखांकित किया कि संस्कृत काव्य शास्त्र का चूंकि भौगोलिक दायरा उसके आचार्यों का बहुत बड़ा था, और शायद दूसरा कारण ये भी होगा कि संस्कृत का काव्य जो था वही भारतीय काव्य का लगभग उस समय पर्यायवाची था, जिसकी तरह बहुत देसी भाषाएं उतनी विकसित हुई नहीं थी, और संस्कृत काव्य को केंद्र में रख करके ही वो चर्चा हो रही थी। एक संस्कृत काव्य से शास्त्र से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि उस काव्य शास्त्र की प्रकृति मूलतः सैद्धांतिक आलोचना की, व्यवहारिक आलोचना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, किसी कवि को केंद्र में रख करके, किसी कविता पुस्तक को केंद्र में रख करके की गई आलोचना लगभग नहीं। मैं आपकी बात से रेफरेंस में वो आते हैं बहुत दूर तक। तो ऐसा क्यों मैंने ये उसका कारण है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में या भारतीय काव्य शास्त्र में विधि लिंग का प्रयोग ज्यादा हुआ। काव्य कैसा होना चाहिए, ये दृष्टिकोण है आचार्यों का। काव्य क्या है, इस पर विचार नहीं किया उन लोगों ने, और उसका कारण क्या था कि मैंने कहा ना, गोष्ठी साहित्य। लोग बैठते थे, रसिक जनों के बीच में कविताएं पढ़ी जाती थी, उसके आनंद से प्रेरित होते थे और लगता था कि कविता पूरी हो गई। और दूसरे कि शास्त्रीय ज्ञान जो था उनका, वो अधिक से अधिक भेदोपभेद की प्रवृत्ति में लगा रहा, अधिक से अधिक भेद। आपको आश्चर्य होगा
कि ध्वनि की जो चर्चा भी हो रही है, ध्वनि के हजारों भेद हैं, 10,000 से भी ज्यादा भेद कर दिए गए। तो ये सब उपमा के अनेक भेद कर दिए गए। यहां तक लोगों ने कर दिया कि उपमा अलंकार को भावावेश में आकर कह दिया वामन ने कि सभी अलंकारों के मूल में उपमा है, जो व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि सभी अलंकारों के मूल में नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि साम्य मूलक अलंकारों के मूल में उपमा है, लेकिन सभी अलंकारों के मूल में हमारे यहाँ वैषम्य मूलक अलंकार भी तो हैं। उल्टी बात, टेढ़ी बात, हमने भाषा को तोड़ा है, मरोड़ा है, उसमें खिंचाव पैदा किया है। वक्रोक्ति शास्त्रीय है, वक्रोक्ति पर तो अभी भी काम होना बाकी है। मैं घोषित करके कहता हूं कि वक्रोक्ति पर अध्ययन की अभी और भी आवश्यकता है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि जो विचार हो रहा है कि वक्रोक्ति को लेकर या अन्य बातों को लेकर, उसके साथ साथ ये भी है कि कविता काव्यशास्त्र का जो यह क्षेत्र है, वह क्षेत्र कहीं न कहीं अभी भी पठनीय है, विचारणीय है और इस पर काम होने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये सभी महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री जो थे, और अभी अभिनव गुप्त का आपने नाम लिया, कहीं कहीं अभिनव गुप्त को अभिनव गुप्त पादाचार्य भी कहा जाता है, आदर से। और गुप्त पाद एक तरह से एक विशेषण की तरह भी है। गुप्त पाद कहते हैं सांप को, पैर जिसके छुपे हुए होते हैं, जिसके पैर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एक ऐसे आचार्य के लिए जो लगभग पूरी परंपरा का सबसे अधिक मेधावी आचार्य, जैसा कि मैं समझता हूँ, हुआ, तो उसको इस तरह से याद किया गया। तो वो शैव दर्शन से जुड़े हुए थे, मूलतः वो दर्शन के आदमी थे। काव्यशास्त्र में अपने नहीं बल्कि भाष्य के जरिए, जैसे शंकराचार्य ने भाष्य के जरिए, अभिनव भारती भी भाष्य है और ध्वन्यालोक लोचन भी भाष्य है, इसके अलावे तो कोई मूल कृति है नहीं। तो ये जो अच्छा, इसके अलावे कोई उसमें मीमांसक थे, कोई और भी दर्शन को मानने वाले थे, कोई न्याय दर्शन को मानने वाले थे। तो ये जो आचार्य थे, ये काव्य शास्त्र के अलावे विभिन्न दर्शनों से जुड़े हुए थे, उनके दार्शनिक आग्रह भी थे। तो उसका क्या असर उनके काव्य शास्त्रीय चिंतन पर पड़ा या नहीं पड़ा? देखिए, सबसे ज्यादा असर पड़ा है व्याकरण का। व्याकरण का काव्यशास्त्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और उसका कारण है कि जो ध्वनि की बात अभी चल रही है, ध्वनि में जो स्फोट सिद्धांत है, ये स्फोट सिद्धांत व्याकरण से आया है। क्योंकि स्फोट है क्या, तो समझें कैसे इसको। तो जैसे आपने कमल शब्द का प्रयोग किया, क म ल, धारणा यह है कि जब आप क कहते हैं, क के बाद म पर आते हैं तो क लुप्त हो जाता है। म के बाद जब ल कहते हैं तो म नहीं रहता। आप तीनों अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। तो जब क के बाद म कहेंगे तो क लुप्त हो जाएगा, म के बाद जब ल कहेंगे तो म लुप्त हो जाएगा। तो समझें कैसे, तीनों में एक सांगो पांग, एक अंतः संबंध बना रहता है। यह इस अंतः संबंध को स्फुट कहते हैं। तो स्फुटित स्फुट है, जो स्फुटित होता है, अर्थ के भीतर से निकलता है, शब्द के भीतर से निकलता है। और अभी अभी एक चर्चा चल रही थी बड़ी अच्छी, जो मेरे ध्यान में आई है कि जो विरोध होता है, विरोध वैषम्य मूलक अलंकारों की भी बात आई थी। क्या है वैषम्य मूलक अलंकार? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय चिंतन में जो संघर्ष हुआ है, विघर्ष हुआ है, आंदोलन हुए हैं, युद्ध हुए हैं, आक्रमण हुए हैं बाहर के, उन आक्रमणों ने वैषम्य को जागृत किया है। हम सीधे नहीं कहते, घुमा कर कहते हैं। वक्रता से, उस वक्रता का सबसे ज्यादा उपयोग इस वैषम्य में हो गया। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। एक उर्दू का शेर है, थकान मिटाने के लिए भी कह रहा हूं, एक उर्दू का शेर कि मकतबे इश्क का ढंग निराला देखा, मकतबे इश्क का ढंग निराला देखा कि उसको छुट्टी न हुई जिसको सबक याद हुआ। पाठशाला में, इश्क की जो पाठशाला है, उसका नियम है, किसी भी पाठशाला का नियम है कि जो विद्यार्थी रट लेता है, सबक सुना देता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जो मकतबे इश्क है, प्रेम की जो पाठशाला है, उसमें जिसको ये सबक याद हो गया, उसको फिर कभी छुट्टी नहीं मिलती। अब ये देखिए,
वैषम्य मूलक अलंकार का उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो वैषम्य आया है संघर्ष से। और मैं एक बात खुलकर कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात, कि भारतीय काव्य शास्त्र की बहुत बड़ी विशेषता और यूं कहीं उसकी सीमा या उसकी कमी या उसका चमत्कार वो यह है कि जिस समय अलंकार युग था, यानी 4वीं-5वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, 5वीं शताब्दी में जब भामह थे, दंडी थे, उद्भट थे, उस युग में जब अलंकारवाद की प्रधानता थी, दिखावे की प्रधानता थी, सौंदर्य को अलंकार कह दिया गया था। यह अलंकार तो सौंदर्य है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार हैं, जिसके लिए हमारे आदरणीय मिश्र जी ने कहा कि ये अलंकार जो है वो एक तरह से प्रतिरूपण है, परिपूर्णता है, वो हमें परिपूर्ण बनाता है। विद्यानिवास मिश्र जी की बात कर रहा हूँ। विद्यानिवास जी ने कहा कि वो परिपूर्ण बनाते हैं हमें अलंकार, खैर उनकी शब्दावली है। तो यह जो अलंकार है जो परिपूर्ण बनाता है, उस समय क्या हुआ कि उस समय कालिदास जैसे महान कवियों की रचनाएं आई। संस्कृत काव्य शास्त्र का उत्कर्ष था, जबकि अलंकार एक निम्न कोटि की धारणा मानी जा सकती थी। अलंकारवाद जो है वो तो दिखावा है, प्रदर्शन है। कोई महिला अंग अंग में आभूषण पहन ले, ये कैसे सौंदर्य मान लिया जाए, ये कैसे मान लिया जाए कि अलंकार ऊपर से थोपा हुआ नहीं है वो। लेकिन उस युग में कालिदास जैसे महान कवि आए और ध्वनि काव्य की रचना हुई। तो व्यवहारिक आलोचना जो नहीं हुई, उसका मूल कारण क्या था? व्यवहारिक आलोचना उसका विषय ही नहीं। मैंने कहा ना, विधि लिंग का प्रयोग, कि कविता ऐसे होनी चाहिए, इस तरह उसके गुण होने चाहिए, ना कि उस कविता की आवश्यकता समझी नहीं गई। और उसका कारण कालिदास जैसे कवि थे, उनके पास एक से एक महान कवि थे, और फिर भी कभी कोई इच्छा नहीं कि अपने से। अरे मम्मट वगैरह ने तो आगे चलकर यह कह दिया कि कई ऐसे कवियों के बारे में, महान कवियों के बारे में टिप्पणी की दोष प्रकरण में कि यदि वो मेरे सामने होते तो मैं अपने भांजे के बारे में, हाँ, कि इतने दोष ही केवल दिखलाता, तो ये और कहीं जाना नहीं पड़ता, जी। तो ये एक बात हुई। लेकिन आप चमत्कार देखिए, चमत्कार का दूसरा पक्ष देखिए। दूसरा पक्ष है कि जब संस्कृत कविता रास की ओर जा रही थी, प्रदर्शन था नेषदीय चरितम, जो श्रीहर्ष का नेषदीय चरितम आया, जिसमें दिखावा, प्रदर्शन, कल्पना के घोड़े दौड़ाए गए। उस युग में ध्वनि काव्य आ गया। यह अद्भुत आश्चर्य कि जब कविता नीचे धरातल पर जा रही थी, तो उस समय ध्वनि जैसे अद्भुत भाव संपदा का जन्म होता है। तो ये विशेषता है। और यही नहीं, उसी मम्मट के आसपास जो हमारे विश्वनाथ हुए, विश्वनाथ भी कम जादूगर नहीं थे। विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण बड़ा पॉपुलर, बहुत व्यापक रहा है। विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में एक प्रपानक रस की बात की कि कविता में प्रपानक रस होना चाहिए, यानी एक संगति होनी चाहिए, एक हार्मोनी होनी चाहिए। चीजें इस तरह मिले कि आप शरबत पी रहे हैं भाई, तो शरबत में जल भी है, मिठास भी है, चीनी भी है, पुदीने की मान लो पत्ती भी है, लेकिन सबका ऐसा मिश्रण होना चाहिए, यह न लगे कि हम पुदीने की पत्ती चूस रहे हैं या केवल मीठा पी रहे हैं या केवल खाली जल पी रहे हैं। उसमें एक संयुक्त भाव आना चाहिए, एक सिंथेसिस की प्रक्रिया होनी चाहिए। एंटीथेसिस, थेसिस इनटू सिंथेसिस, ये अन्विति का भाव जो है उसकी ओर ध्यान दिया गया। एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र की तो दोनों बातें आपने समझ ली हैं कि जब कालिदास जैसे महान कवि थे तब अलंकार युग चल रहा था, और जब रासकालीन कविता आ रही थी उस समय ध्वनि काव्य आ रहा था। ये विरल संयोग कहा जा सकता है इसको। और एक खास बात की ओर जरूर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमारे इस काव्य शास्त्र की विशेषता है ये कि हमारे जितने भी संस्कृत काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र की आरंभिक स्थितियां हैं वे दरबारी हैं, राज्य शासन से प्रेरित हैं, राजाओं के मनोविनोद के लिए भी हैं।
उनके नाम पर भी कई ग्रंथ लिखे गए। हमारे पंडित राज जगन्नाथ ने भी आसिफ वगैरह करके उनके नाम पर कई ग्रंथ लिखे हैं, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। पंडित राज तो उपाधि शाहजहां ने दी, दरबार से शाहजहां ने दी है। और पंडित राज को जो ये उपाधि मिली वो तो मिली ही, और उसमें पंडित राज के साथ एक और खास बात है, तो दरबार में जब रहते थे तो मुल्लाओं से उनका संघर्ष होता रहता था। ये पंडित थे और ये कहते थे कि संस्कृत की धातुएं अपार शक्ति रखती हैं, उन धातुओं से सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, करोड़ों शब्द बन सकते हैं, और हर शब्द का समाधान हमारे धातु में है। तो एक मौलाना ने प्रश्न कर दिया, ये बताइए कि जब धातुओं में इतनी शक्ति है तो मियाँ, मुल्क और मौलाना ये तीन शब्द कैसे बने? मियाँ, मुल्क और मौलाना किस धातु से बने? तो पंडित जी ने तपाक से उत्तर दिया कि माँ धातु है। माँ धातु का अर्थ होता है मापना। माँ धातु से डुल्क प्रत्यय किया, ड का लोप हो गया तो मुल्क बन गया, तो हुआ मापी हुई जमीन। माँ धातु से डिया प्रत्यय हो गया, ड का लोप हो गया तो मियाँ अर्थात मापा जोखा हुआ आदमी, सही आदमी। और माँ धातु से डौलाना प्रत्यय हो गया, ड का लोप हो गया तो मौलाना, यानी वह भी मापा हुआ आदमी। तो ये उनकी हाजिर जवाबी की विशेषता थी कि पंडित राज जगन्नाथ, हालांकि उनके संबंध में कई किंवदंतियां हैं, रोचक किंवदंतियां, लवंगी के साथ उनकी प्रेम कथा। उधर जाएंगे तो मामला गड़बड़, हाँ, वो फिर दूसरी दिशा में आप चले जाएंगे, इसलिए हम सब लोग एक संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और उस पर विचार किए बिना आज के दौर में आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि मूलतः वो साहित्य का रूपवादी अध्ययन है, फॉर्मलिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर जिसको कहते हैं। साहित्य के रूप पक्ष पर केवल विचार किया गया है, और तो और जिस अलंकार की आप अभी चर्चा कर रहे थे, ऐसी प्रमुखता थी अलंकार की अवधारणा की काव्य में कि काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र शब्द पहले चला, नाम काव्य शास्त्र तो बाद में आया, वो अलंकार शास्त्र कहलाता था। ये अलंकार की अवधारणा का मैंने वर्चस्व एक तरह से कह सकते हैं कि है। तो ये मूलतः यदि रूपवादी साहित्य के प्रति दृष्टि है, जिसमें वस्तु की उपेक्षा है, कंटेंट की उपेक्षा है, तो इसके पीछे ये बात, पहली बात तो ये कि आप मानते हैं ऐसा कि नहीं मानते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र रूपवादी आलोचना का उदाहरण है, और यदि मानते हैं तो ऐसा क्यों है? प्रारंभिक काव्य रहा, शास्त्र रहा है वो, और मैंने कहा ना कि जो आज से 1,500-2,000 साल पहले, लगभग 1,500 साल से कुछ ज्यादा समय में शास्त्र इसलिए उस तरह का आया कि कविताएं कम लिखी गई, और जो लिखी भी गई बहुत सारी उपलब्ध नहीं है। प्रमुख कवियों की को छोड़कर बाकी एक एक कवियों के नाम पर 50 ग्रंथ हैं, मगर उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि दंडी वगैरह के भी कई काव्य हैं, कई उनकी रचनाएं हैं, मगर उपलब्ध नहीं। तो हमें जितनी प्राप्त हैं उन्हीं के आधार पर संतुष्ट होना पड़ता है, और इसीलिए यह भी एक कमी हो सकती है कि जिसके चलते उस तरह का वातावरण नहीं बना। और गोष्ठी साहित्य इतना प्रभावशाली था कि उसने किसी को अवसर ही नहीं दिया उसके अतिरिक्त सोचने के लिए, और लिखित साहित्य नहीं होने के कारण ज्यादा इस तरह की बात सामने आई। और मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी देन जो है वो ये है कि एक वाक्य में अगर मैं इसको कहना चाहूँ या कम में, कि संस्कृत काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र राजतंत्र से निकलकर लोकतंत्र की ओर आया है। धीरे धीरे आज भी जो शास्त्र है हमारा काव्य शास्त्र, वो लोकतंत्र उन्मुखी हो गया है, और इसके मूल में है सामाजिक का दर्शन, समाज दर्शन, या यूं कहिए कि सामाजिक का भाव। देखिए, क्षेमेंद्र के उचित सिद्धांत पर विचार कीजिए, हमारे गुरुजनों ने नकार दिया। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि मैं नहीं मानता उसको संप्रदाय, लेकिन संप्रदाय तो कहना चाहिए, क्योंकि उसकी चर्चा बाद में अन्य लोगों ने की है। और सबसे बड़ा मुझे उसको देखते समय उसका प्रभाव लगा कि वहाँ कई जो 27 भेद हैं औचित्य के, उसमें समाज दर्शन है, कैसे
व्यवहार करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी बल्कि चाहिए। उसको वस्तुवादी आलोचना का कुछ उदाहरण माना जा सकता हम माना जा सकता है। है। वो बिल्कुल रूपवादी आलोचना का उदाहरण उसको नहीं कहा जा सकता है। औचित्य संप्रदाय का जो चिंतन है, हालांकि उसको कई लोगों ने नकार दिया, हमारे बच्चन सिंह जी ने भी नकार दिया। लेकिन चलिए, डॉक्टर साहब, ये संस्कृत काव्य शास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत और जो लगभग हमारे कॉमन सेंस का हिस्सा बन चुका है, वो है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत की आज की कविता को हम यदि सामने रखें तो रस सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता बनती है। आपके सामने हिंदी कविता का पूरा विकास है और हिंदी कविता के विकास में मुक्तिबोध है, सर्वस्वदयाल सक्सेना है, रघुवीर सहाय है, केदारनाथ सिंह है और बहुत सारे हमारे आज के बहुत सारे कवि मित्र हैं। तो रस सिद्धांत कैसे कारगर एक सिद्धांत के रूप में दिखाई पड़ सकता है? देखिए, इसके जवाब में यही कहूंगा कि विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने जो रस सिद्धांत की बात की, या वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह सूत्र दिया, इस सूत्र के पीछे हाँ, एक और बात कि डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है रस सिद्धांत, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं हमारे गुरु डॉक्टर नंबर सिंह जी, धज्जियां उड़ाई। वही नहीं, और भी लोगों ने, और भी जो आलोचक मित्र रहे हैं, उन्होंने भी उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और कहा है यह नहीं वह नहीं। कई कविताओं के मुझे याद है कि अज्ञेय की कविता का उदाहरण देकर के उन्होंने सिद्ध किया है डॉक्टर नगेंद्र ने कि इसमें रस है, लेकिन कई लोगों ने उसको नहीं माना। तो ये तो एक वैचारिक मतभेद है। लेकिन है कि आखिर किसी कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन के भीतर कोई धारणा बनती, वह धारणा चाहे विरुद्ध धारणा हो, अगर विरुद्ध है तो विरस देती है, अनुकूल है तो विरस देती है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। और इस दृष्टि से रसवाद की उपेक्षा, बिल्कुल उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, सबका उत्तर रसध्वनि में मिल जाता है। रसों के जितने प्रकार गिनाए गए उससे काम चल नहीं, उससे भी ज्यादा प्रकार बनाए गए। आप जानते हैं कि पहले 8 रस आए, फिर 9 रस आए, फिर 10 आए, 11 आए, 11वां वात्सल्य रस। अभी और भी कुछ बनाने की नहीं, और भी आया। हमारे आदरणीय मित्र डॉक्टर निर्मला जैन ने उद्वेग रस की बात करी। अब देखिए, उद्वेग जनको दोषा है, दोष में उद्वेग को गिना गया, लेकिन उन्होंने कहा उद्वेग रस है, तो हम लोग दुखी होते हैं, यह भी तो रस है। ये डॉक्टर साहब, आप का जो बृहत शोध प्रबंध डिलिट उपाधि से जुड़ा हुआ है, पटना विश्वविद्यालय से आपको डिलिट की उपाधि मिली काव्य भाषा के सिद्धांत को लेकर, और जिसके परीक्षक 2 उस समय के सबसे नामी प्रोफेसर जो थे हिंदी के, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह जी, और पटना विश्वविद्यालय से वो डिलिट की उपाधि 70 की बात है ये, 1970 की 70। और डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह 2 ध्रुव की तरह माने गए एक दौर में कि यदि नगेंद्र का विपरीतार्थक कुछ हो सकता है तो नामवर, और नामवर का विपरीतार्थक कुछ हो सकता है तो नगेंद्र। तो आप इस मामले में भी सौभाग्यशाली। नहीं, चमत्कार ये था कि जब मेरा वाइवा हुआ था उसमें नगेंद्र जी नहीं आए थे। अच्छा, नहीं आए, नामवर जी। जब नामवर जी आए तो वो नहीं आए। अच्छा, लेकिन परीक्षक वो भी थे। परीक्षक वो भी थे। एक और थे बाल कृष्ण ये भट्ट तो कर नहीं, शर्मा वाइस चांसलर थे ना। हाँ, ये आगरा, ये थे आगरा में जी, वो भी थे, लेकिन उस समय वो बाहर चले गए थे, इसलिए नहीं आए। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र नहीं आए क्योंकि नामवर जी का था। ये डॉक्टर साहब, संस्कृत काव्य शास्त्र को हम क्यों पढ़े आजकल हम लोग हिंदी वाले, क्यों पढ़े संस्कृत काव्य शास्त्र की क्या उपयोगिता आज हिंदी आलोचना को विकसित करने में आप महसूस करते हैं? क्या उसकी प्रासंगिकता, उसकी केवल एक ऐतिहासिक महत्व की चीज है, जैसे हमारे पास लाल किला है तो उसको बचाए रखना चाहिए, हमारे पास कुतुब मीनार है उसको बचाए रखना चाहिए, चाहे उसका कोई उपयोग हो चाहे नहीं हो? तो क्या संस्कृत काव्य शास्त्र, देखिए, मूल बात यह है कि हम माता पिता हैं हमारे, तो उनको बचाए रखना होगा।
ये एक सांस्कृतिक, हम तो उनको छोड़ नहीं देंगे रास्ते में कहीं। और इसके पीछे एक मनोभाव है कि सांस्कृतिक, मैं उसको भारतीय शब्द से ही जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र कहने से एक व्यापक परिक्षेत्र बनता है, और संस्कृत कहने से वह एक ऐसे व्यक्तियों का विषय बनकर रह जाता है जो संस्कृत के पंडित रहे हैं। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ रोचक, कि एक संस्कृत पंडित जा रहे थे, राजा की सवारी आ रही थी। राजा ने कहा, राजा व्यस्त था, हाथी की सवारी चली जा रही थी, उसका जो कहना है समासेन बद, समास में कहो, जल्दी कहो। पंडित को लगा कि राजा मेरी परीक्षा ले रहा है, कह रहा है समास में कहो। अब वो तो पंडित था, तो उसने कहा कि राजन, संस्कृत का श्लोक है, मैं उसको जरा सरल करके बताता हूँ। राजन, हम लोग द्वंद्व हैं, दो प्राणी हैं, दो प्राणी हैं, द्वंद्व हैं, और मद गेहे सदा अव्ययी भाव। मेरे घर में सदा अव्ययी भाव रहता है। अव्ययी भाव समास है, जब पैसा ही नहीं है तो व्यय कहां से होगा, इसलिए अव्ययी भाव समास है। इसलिए हे तत्पुरुष, इसलिए हे पुरुष, हे राजन, ऐसा कर्म करो, कर्म धारे, जिससे तत्कर्म धारे, ऐसा काम करो जिससे मैं द्विगु अर्थात दो गायों वाला और बहुव्रीहि धान की बहुत सारी बेड़ियों वाला हो जाऊं। तो ये एक योग था जिसमें मैंने अभी नाम लिया है आचार्य विश्वनाथ का। उनके काव्य को पढ़ेंगे, शास्त्र को, तो आप देखेंगे पद्मबंध, मुरजबंध आदि की परिकल्पना की गई। चमत्कारवादी काव्य का सृजन होने लगा, जिसमें कम से कम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने भी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में काफी रोचक सामग्री दी है इसके संबंध में, और वो पढ़ने पर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो उस युग की बात थी, और हम 1500 साल पहले की जब बात कर रहे हैं, जिस समय न तो कोई बाहर का कोई आक्रांता आया था, न कोई था, तो एक सोचने का ढंग ही अलग रहा होगा। तो ये डॉक्टर साहब, मैंने इस किताब को 2020-22 में आप सामने ला रहे हैं, तो इस पुस्तक के लिखने के पीछे एक विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हुई पुस्तक तैयार करने की आकांक्षा भरती नहीं, या आज के एक संदर्भ में काव्य शास्त्र से संवाद करने की? मैं संवाद ही कर रहा हूँ। आप उसमें पढ़ेंगे उसकी भूमिका और उसका जो उत्तरवर्ती पक्ष है, जो आप उसको विशेष रूप से पढ़ें, ताकि आपको मेरा मंतव्य समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो आगे मेरा ख्याल है राजकमल प्रकाशन अगर दूसरा खंड प्रकाशित करेगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि हिंदी का नया काव्य शास्त्र, वो जब आ जाएगा तब पता चलेगा कि इस काव्य शास्त्र के साथ संवाद क्या है। तो यही मुझको लग रहा था कि कहीं न कहीं मैं भी जब पूरी किताब को लट पलट के दे गया तो मित्रों, बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि काव्य शास्त्र संबंधी जितनी पुस्तकें अब तक मैंने देखी हैं, खास करके विश्वविद्यालय के अध्ययन अध्यापन के दरमियान, इतनी परिश्रम से, और ढांचा भी इसका थोड़ा दूसरा है। ज़्यादातर संस्कृत काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र से जो जुड़ी पुस्तकें हैं, वो संप्रदाय आधारित अध्याय हैं उसमें। इसमें आचार्य आधारित ये अध्याय है, और लगभग सारे महत्वपूर्ण आचार्य भरत, भामा, दंडी, उद्भट, पामन, रुद्र, आनंदवर्धन, राजशेखर की भी एक जमाने में बहुत चर्चा थी, और काव्य मीमांसा काव्य रसिकों का बड़ा प्रिय ग्रंथ हुआ करता था। अभी चर्चा चल रही थी किसी प्रसंग में, कोई व्यक्ति यहाँ बोल रहे थे कि आज विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि कहीं अगर दोनों में किसी रचना में घालमेल है या कुछ ऐसा शब्द आ जाता है, वो पकड़ लेते हैं वो। तो राजशेखर ने बड़ी रोचक बात कही है, बड़ी मौलिक व्यक्ति थे वो। उन्होंने कहा कि इसको कहा है चौर वृत्ति कहा है, कविता में चौर वृत्ति चलती है। हाँ, अर्थहरण, शब्दहरण होता है, और जो भावापहरण ये शब्द है, भावापहरण। तो कवि तो उसको चोर कहा है, चौरी वृत्ति है।
बल्कि जितना निपुण चोर होगा, हाँ, यही उसकी विशेषता है। सार संग्रही होता है। खैर, तो राजशेखर हैं, अभिनव गुप्त हैं, कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, मम्मट हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं और पंडित राज जगन्नाथ हैं। और इतने प्रामाणिक ढंग से तथ्य दिए हुए हैं। आमतौर पर हिंदी वाले बहुत लापरवाह होते हैं, वो सुनी सुनाई बातों को ऐसे दर्ज करते हैं तथ्यात्मक रूप से जैसे उन्होंने शोध साध कर लिया है। तो बड़े ही प्रामाणिक जानकारियां हैं इसमें। उसको कुछ मैंने ठोक ठठा के भी कुछ देखने की कोशिश की है। तो एक तो आचार्य से जुड़े हुए हैं ये अध्याय। उसका एक संगति ये बनती है कि हम क्रम क्रम से देख सकते हैं कि आचार्य कैसे आगे बढ़ते गए हैं, विषय कैसे नए नए जुड़ते गए हैं और सब ने किस किस प्रकार की अलग से भूमिका का निर्वाह विरोध नहीं है उनमें, और आपस में मित्रों ये काव्य शास्त्र में संवाद भी बहुत है, एक दूसरे के खंडन मंडन भी बहुत सारे हैं, बल्कि उसी क्रम में जैसे अपने यहाँ वो चलता रहा है। और सबसे आखिर में जो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या मैंने केवल एक विश्वविद्यालय स्तर के जरूरत है इस तरह की पुस्तक की, इसलिए लिखी गई है। आखिरी जो पंक्तियां हैं इस पुस्तक की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वस्तुतः आज का भारतीय काव्य शास्त्र, संस्कृत काव्य शास्त्र और हिंदी रीति शास्त्र से होता हुआ धीरे धीरे एक भूमंडलीय वैचारिक क्रांति और चिंतन का रूप लेने की ओर बढ़ रहा है। मैंने प्रारंभिक चर्चा में कहा था कि विश्व के अनेक आचार्य दार्शनिक जो शब्द चिंतन खास करके यहाँ हुआ है, उस शब्द चिंतन जिससे स्फोटवाद की चर्चा होने की, जो काव्य शास्त्र से भी पहले व्याकरण अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना, और आज भी उस तरह से पश्चिम में उसका चिंतन नहीं हुआ है। तो ये लिखते हैं कि धीरे धीरे एक भूमंडलीय वैचारिक क्रांति और चिंतन का रूप लेने की ओर बढ़ रहा है। इसमें आशाप्रद बात इतनी अवश्य है कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक चिंताधारा का स्रोत अभी भी प्रवहमान है और अपनी सूक्ष्मता तथा सबको समेट लेने की क्षमता के कारण जीवित, जागृत और स्पंदित। ये आखिरी पैराग्राफ इस पुस्तक का है। मुझको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस पुस्तक को देखने के बाद मुझे लगा कि जो खास करके आज के नई पीढ़ी के जो पाठक हैं और जो साहित्य के विधिवत पाठक नहीं हैं, विश्वविद्यालयी पाठक नहीं हैं, उनके लिए भी ये पुस्तक रोचक होगी और स्वयं साहित्य के प्रति एक सामान्य दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी इस पुस्तक की जो भाषा है, भाषा भी बड़ी प्रभावमान भाषा है और भरसक कोशिश की गई। और शायद उसके पीछे वजह ये है कि लगातार रचनारत रहे हैं ये, और अनेकों उपन्यास, अनेक गीतों, कविताओं के संग्रह, आलोचना पुस्तकें, संपादन का भी बहुत सारा काम। तो चूंकि इनके पास लगातार रचनात्मक कार्यों का भी अनुभव रहा है, उसका सरोकार रहा है, और एक सच्चा अध्यापक भी यदि कोई रहा है तो ऐसे भी एक अच्छे अध्यापक की भाषा धीरे धीरे प्रांजल होती जाती है। बल्कि कोई अध्यापक अच्छा है कि नहीं, एक सामान्य कसौटी मुझको भी ये दिखाई पड़ती है कि जब बोलता है गंभीर से गंभीर विषयों पर, तो आपको समझने में जो सामान्य श्रोता है, जो विशिष्ट श्रोता नहीं है, उनको भी कोई कठिनाई तो नहीं होती। विषय जितना अधिक बचा हुआ होगा, भाषा उतनी सरल सहज हो जाएगी। और जितना अनपच होता है तो मिजाज जैसे घिचपिच होते रहता है, वैसे भाषा भी घिचपिच होती रहती है। तो भाषा की गड़बड़ी वस्तुतः समझ की गड़बड़ी होती है। तो इतनी पारदर्शी भाषा इसकी है, और इससे ये अंदाज मुझको लगा कि, और जैसा कि अभी आपने सुना कि राजकमल से ही अब इसका आगे का रूप कि कैसे इसके बाद हिंदी आलोचना शास्त्र का विकास हुआ, संस्कृत काव्य शास्त्र से बहुत कुछ लेते हुए नामवर जी मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने गए,
लेकिन नामवर जी की पीढ़ी में मेरी जानकारी में संस्कृत काव्य शास्त्र का उनसे बढ़िया जानकार कोई दूसरा नहीं। उन्होंने और शुक्ल जी ने अर्थ मीमांसा की बात की है, ये तो वहीं से आया। जो लोग भी कविता के नए प्रतिमान जिन्होंने देखा है, तो वो जो पहला ही अध्याय है कविता क्या है, ये काव्य शास्त्रीय बहस है, काव्य शास्त्रीय बहस है, और उसके माध्यम से अपने समय से ये सब बात है। वो कोई बिल्कुल जो, और आप देखेंगे कि बिल्कुल कविता के नए प्रतिमान में संस्कृत की ही उक्ति उद्धृत की है उन्होंने, संस्कृत की ही उक्ति उद्धृत की है। मार्क्सवाद ने भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। स्वयं रामविलास शर्मा ने भी संस्कृत काव्य शास्त्र की अनेक चीजों को लिया है, और इसलिए बहुत जिसको कहते हैं कि ऊपरी सरसरी निगाह से चीजों को देखें तो लगेगा कि केवल एक इसका पौराणिक महत्व है, या जिसको कहते हैं कि पारंपरिक महत्व केवल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्षुरधार मेधा कैसे होती है, उस मेधा के लिए दर्शन करना चाहते हैं तो भी काव्य शास्त्रीय आचार्यों को पढ़ेंगे तो आपको गर्व होगा कि भारतवर्ष में ऐसी मेधा हमारे पुरखों को हो चुकी है। और इसी के साथ में आप सभी लोगों के साथ राजकमल हैं हमारे साथ, उन सब की ओर से मैं डॉक्टर साहब का फिर से बधाई को देता हूँ इस पुस्तक के लिए, और इस संवाद के लिए बहुत ही जीवंत संवाद हुआ, और इस संवाद को जीवंत बनाने में आप सबकी बहुत अच्छी भूमिका रही, सराहनीय भूमिका रही, और पटना लोगों को बताता रहा है कि इतने अच्छे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। और ये बात प्रेमचंद ने मानी 1931 में, ठीक है। तो ये आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजकमल का विशेष रूप से, थोड़ा और बढ़िया खिलाते पिलाते रहते तो और अच्छा रहता। तो ऐसे ही आप इस शहर को जीवंत बनाए रखें, आगे भी आपका इस तरह का होता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पे सुनने के लिए बहुत कम लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, लेकिन देख के लग रहा है कि कितनी रोचक बातचीत आज हुई है यहाँ पे। मैं तरुण कुमार जी और महेंद्र मधुकर जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी के साथ हम आज के सत्र का समापन करते हैं।